खैर दोनों पापा के पास गए। वे भी लिखकर उठे थे और शरबत पी रहे थे। चंदर ने जाकर कहा, पूरी हो गई, और झुककर पैर छू लिए। उन्होंने चंदर को सीने से लगाकर कहा, बस बेटा, अब तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। अब जुलाई से यूनिवर्सिटी में जरूर आ जाओगे तुम। सुधा ने पोछा कोच पर रख दिया और अपने पैर बढ़ाकर खड़ी हो गई। ये क्या? पापा ने पूछा। हमारे पैर नहीं छुएंगे क्या? सुधा ने गंभीरता से कहा। चल पगली, बहुत बदतमीज होती जा रही है, पापा ने कृत्रिम गुस्से से कहा। चंदर, बहुत सिर चढ़ी हो गई है, जरा दबा कर रखा करो। तुमसे छोटी है कि नहीं? अच्छा पापा, अब आज मिठाई मिलनी चाहिए, सुधा बोली। चंदर ने थीसिस खत्म की है। जरूर जरूर बेटी। डॉक्टर शुक्ला ने जेब से 10 का नोट निकाल कर दिया। जाओ मिठाई मंगवा कर खाओ तुम लोग। सुधा हाथ में नोट लिए उछलते हुए स्टडी रूम में आई, पीछे पीछे चंदर। सुधा रुक गई और अपने मन में हिसाब लगाते हुए बोली, 10 रुपए पौंड ऊन, 1 पौंड में 8 लच्छी, 6 लच्छी में 1 साल, बाकी बची 2 लच्छी, 2 लच्छी में 1 स्वेटर, बस एक बिनती का स्वेटर, एक हमारा साल। चंदर का माथा ठनका। अब मिठाई की उम्मीद नहीं, फिर भी कोशिश करनी चाहिए। सुधा, अभी से साल का क्या करोगी? अभी तो बहुत गर्मी है, चंदर बोला। अब की जाड़े में तुम्हारा ब्याह होगा तो आखिर हम लोग नई नई चीज का इंतजाम करें ना। अब डॉक्टर हुए, अब डॉक्टर नहीं आएंगी, सुधा बोली। खैर बहुत मनाने बहलाने पर, फुसलाने पर सुधा मिठाई मंगवाने को राजी हुई। जब नौकर मिठाई लेने चला गया तो चंदन ने चारों ओर देखकर पूछा, कहाँ गई बिनती? उसे भी बुलाओ, कि अकेले अकेले खा लोगी? वह पढ़ रही मास्टर साहब से। क्यों, इम्तिहान तो खत्म हो गया, अब क्या पढ़ रही है? चंदन ने पूछा। बुद्धी का दूसरा खंड तो दे रही है ना सितंबर में, सुधा बोली। अच्छा, बुलाओ बिसरिया को भी, चंदर बोला। अच्छा, मिठाई आने दो, सुधा ने कहा और फाइल की ओर देखकर कहा, मुझे इस कमबख्त पर बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों? इसकी वजह से तुम 1.5 महीने से सीधे बोले नहीं। इम्तिहान वाले दिन सुबह सुबह तुम्हें हाथ जोड़ने आई थी, तुमने सिर पर हाथ नहीं रखा, सुधा ने शिकायत के स्वर में कहा। तो अब आशीर्वाद दे दें? अब तो खत्म हुई थीसिस, अब जितना चाहो बात कर लो। थीसिस न लिखते तो फिर तुम्हारे चंदर को उपाधि कहाँ से मिलती? चंदर ने दुलार से कहा। तो फिर कॉन्वोकेशन पर तुम्हारी गाउन हम पहनकर फोटो खिंचाएंगे, सुधा मचल कर बोली। इतने में मैं नौकर मिठाई ले आया। जाओ बिनती को बुला लाओ, चंदर ने कहा। बिनती आई। तुम पढ़ चुकी? चंदर ने पूछा। अभी नहीं, बिनती बोली। अच्छा, अब आज पढ़ाई बंद करो, उन्हें भी बुला लाओ, मिठाई खाई जाए, चंदर ने कहा। अच्छा, कहकर बिनती जो मुड़ी तो सुधा बोली, अरे लालचीन, ये तो पूछ ले कि मिठाई काहे की है, मुझे मालूम नहीं। बिनती मुस्कुराते हुए बोली, उनके यहाँ आज गए होंगे, मम्मी के यहाँ, फिर आज कुछ उस दिन जैसी बात हुई होगी। सुधा हंस पड़ी। चंदर झेप गया। बिनती चली गई बिसरिया को बुलाने। अब तो ये तुमसे बोलने लगी, सुधा ने कहा। हाँ, यह है बड़ी सुशील लड़की और बहुत शांत, हमें बहुत अच्छी लगती है। बोलना तो जैसे आता ही नहीं इसे। हाँ, लेकिन अब खूब सीख रही है। इसकी गुरु मिली है गेसु, हमसे भी ज्यादा गेसु से पढ़ने लगी है इसकी। दोनों ब्याह करने जा रही हैं और दोनों उसी की बातें करती है जब मिलती हैं तब, सुधा बोली। और कविता भी करती है यह, तुम एक बार कह रही थी, चंदर ने पूछा। नहीं जी, असल में एक बड़ी सुंदर सी नोटबुक थी, उसमें यह जाने क्या लिखती थी, हमें नहीं दिखाती थी। बाद में हमने देखा कि एक डायरी है, उसमें धोबी का हिसाब लिखती थी। तो कविता नहीं लिखती, ताजुब है। वरना 16 वर्ष के बाद प्रेम करके कविता करना पड़े तो लड़कियों का फैशन हो गया, उतना ही व्यापक जितना उल्टा पल्ला ओढ़ना, चंदर बोला। चला तुम्हारा नारी पुराण, सुधा बिगड़ी। मिठाई खाने वाले आए, आगे आगे बिनती, पीछे पीछे बिसरिया। अभिवादन के बाद बिसरिया बैठ गया। कहो बिसरिया, तुम्हारी शिष्या कैसी है? बस अद्वितीय, कभी बिसरिया ने सिर हिलाकर कहा। सुधा मुस्कुरा दी चंदर की ओर देखकर। और ये सुधा कैसी थी? बस अद्वितीय, बिसरिया ने उसी तरह कहा। दोनों अति हैं साथ ही? चंदर ने पूछा। सुधा और बिनती दोनों हंस दी। बिसरिया नहीं समझ पाया कि उसने कौन सी हंसी हंसने की बात की थी, और जब नहीं समझ पाया तो उसने अपने सिर खुजलाने लगा, फिर बाद में ही हंस पड़ा। उसकी हंसी पर तीनों और हंस पड़े। चंदर, मास्टर साहब भी खूब हैं। एक दिन बिनती को महादेवी की वह कविता पढ़ा रहे थे, विरह का जलजात जीवन, तो पढ़ते पढ़ते बड़ी गहरी सांस भरने लगे। चंदर और बिनती दोनों हंस पड़े। बिसरिया पहले तो खुद हंसा, फिर बोला, हाँ भाई क्या करें कपूर, तुम तो जानते ही हो मैं भावुक हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक बार तो मैं ऐसा हुआ कि पर्चे में एक करुणा रस का गीत आ गया अर्थ लिखने को। मैं उसे पढ़ते ही इतना व्यथित हो गया कि उठकर चल टहलने लगा। प्रोफेसर समझे मैं दूसरे लड़के की कॉपी देखने उठा हूँ तो उन्होंने निकाल दिया। मुझे निकाले जाने का अफसोस नहीं हुआ, लेकिन कविता पढ़कर मुझे बहुत रुलाई आई। सुधा हंसी तो चंदन ने आंख के इशारे से मना किया और गंभीरता से बोला, हाँ भाई बिसरिया, सो तो सही है, तुम इतने भावुक न हो तो इतना अच्छा कैसे लिख सकते हो? तो तुमने पर्चा छोड़ दिया? हाँ, मैं पर्चे वगैरह की क्या परवाह करता हूँ, मेरे लिए इन सभी वस्तुओं का कुछ भी अर्थ नहीं। मैं भावना की उपासना करता हूँ। उस समय परीक्षा देने की भावना से ज्यादा सबल उस कविता की करुण भावना थी, और इस तरह मैं कितनी बार फेल हो चुका हूँ। मेरे साथ वह पढ़ता था ना, हरिहर टंडन, वह अब बस्ती कॉलेज का प्रिंसिपल है। एक मेरा सहपाठी था, वह रेडियो का प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव है, और तुम्हारा एक सहपाठी तो हमने सुना
यहाँ असेंबली का स्पीकर भी है। चंदर बात काट कर बोला। सुधा फिर हंस पड़ी। बिनती भी हंस पड़ी। खैर मिठाई का भोग प्राप्त हुआ। बिसरिया कुछ तकल्लुफ कर रहा था तो बिनती बोली, खाइए। मिठाई तो विरह रोग और भावुकता में बहुत स्वादप्रद होती है। अच्छा, अब तो बिनती का कंठ फूट निकला। अपने गुरुजी को बना रही है। चंदर बोला। बिसरिया थोड़ी देर बाद चला गया। अब मुझे एक पार्टी में जाना है, उसने कहा। जब आखिर में एक रसगुल्ला बचा तो बिनती हाथ में लेकर बोली, कौन लेगा? आज पता नहीं क्यों बिनती बहुत खुश थी और बहुत बोल रही थी। चंदर बोला, हमें दो। सुधा बोली, हमें। बिनती ने एक बार चंदर की ओर देखा, एक बार सुधा की ओर देखा। चंदर बोला, देखे बिनती हमारी है या सुधा की? बिनती ने झट रसगुल्ला सुधा के मुख में रख दिया और सुधा के सिर पर सिर रखकर बोली, हम अपनी दीदी के हैं। सुधा ने आधा रसगुल्ला बिनती को दे दिया और बिनती चंदर को खिलाकर खाते हुए सुधा से बोली, दीदी ये हमें बहुत बनाते हैं, हम भी तुम्हारी तरह बोलेंगे तो इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। हम तुम दोनों मिलकर इनका दिमाग ठीक करेंगे। सुधा ने प्यार से बिनती को थपथपाते हुए कहा। तब हम तस्तरियां धोकर रख दें। और तस्तरियां उठाकर चल दी। पानी नहीं दोगी? चंदर बोला। बिनती पानी ले आई और बोला, हम तो आपका इतना काम करते हैं और आप जब देखो तब हमें बनाते रहते हैं। आपको क्या आनंद आता है हमें बनाने में? चंदर ने पल भर बिनती की ओर देखा और बोला, असल में बनने के बाद जब तुम झेप जाती हो। हाँ ऐसे ही। बिनती ने फिर झेप कर मुँह छिपा लिया और लाश से सपचाकर इंद्रवधु बन गई। बिनती देखने सुनने में बड़ी अच्छी थी। उसकी गठन तो सुधा की तरह नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक फिरोजी आभा थी जिसमें गुलाल के डोरे थे। आंखें उसकी बड़ी बड़ी और पलकों में इस तरह डोलती थी जैसे किसी सुकुमार सीपी में कोई बहुत बड़ा मोती डोले। झेपती थी तो मुंह पर सांझ मुस्कुरा उठती थी और गालों के फूलों के कटोरे में जैसे छोटे छोटे गड्ढे। और बिनती के अंग अंग में एक रूप की लहर थी जो नागिन की तरह लहराती थी और उसकी आदत थी कि एक बात करते समय अपनी गर्दन जरा टेढ़ी कर लेती थी और अंगुलियों से अपने आंचल का छोर उमेटने लगती थी। इस वक्त चंदर की बात पर झेप गई और उसी तरह आंचल के छोर को उमेटती हुई मुस्कान छिपाकर उसने ऐसी निगाह से चंदर की ओर देखा जिसमें थोड़ी लाज, थोड़ा गुस्सा, थोड़ी प्रसन्नता और थोड़ी शरारत थी। चंदर एकदम बोल उठा, अरे सुधा सुधा, जरा बिनती की आंख देखो। इस वक्त अभी आई। बगल के कमरे में तस्तरी रखते हुए सुधा बोली, बड़े खराब हैं आप। बिनती बोली, हाँ बनाओगी ना आज से हमें? हमारा दिमाग ठीक करोगी ना? बहुत बोल रही थी, अब बताओ। बताएं क्या? अभी तक हम बोलते नहीं थे तभी ना। अब अपनी ससुराल में बोलना मियाँ ऐसी, वहीं तुम्हारे बोल पर रिझेंगे लोग। चंदर ने फिर छेड़ा, छी राम राम, ये सब मजाक हमसे मत किया कीजिए। दीदी से क्यों नहीं करते जिनकी शादी अभी होने जा रही है? अभी उनकी कहाँ, अभी तो तय ही नहीं हुई। तय ही समझिए, फोटो उनकी उन लोगों ने पसंद कर ली है। अच्छा एक बात कहें, मानिए। बिनती बड़े आग्रह और दृढ़ता के स्वर में बोली। क्या? चंदर ने आश्चर्य से पूछा। बिनती आज सहसा कितना बोलने लगी है। बिनती बोली नीचे जमीन की ओर देखते हुए, आप हमसे ब्याह के बारे में मजाक ना कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगता। ओहो, ब्याह अच्छा लगता है लेकिन मजाक नहीं। गुड़ खाया गुलगुले से परहेज, हाँ यही तो बात है। बिनती सहसा गंभीर हो गई। आप समझते होंगे कि मैं ब्याह के लिए उत्सुक हूँ, दीदी भी समझती हैं, लेकिन मेरा दिल ही जानता है कि ब्याह की बात सुनकर मुझे कैसे लगने लगता है। लेकिन फिर भी मैंने ब्याह करने से इनकार नहीं किया। खुद दौड़ दौड़ कर उस दिन दुबे जी की सेवा में लगी रही, इसीलिए कि आप देख चुके हैं कि माँ का व्यवहार मुझसे कैसा है। आप यहाँ इस परिवार को देखकर समझ नहीं सकते कि मैं वहाँ कैसे रहती हूँ, कैसे माँ जी की बातें बर्दाश्त करती हूँ। वहाँ नरक है मेरे लिए, माँ की गोद नरक है और मैं किसी तरह भागना चाहती हूँ, कुछ चैन तो मिलेगा। बिनती की आंखों में आंसू आ गए और सिसकती हुई बोली, लेकिन आप या दीदी जब कहते हैं तो मुझे लगता है कि मैं कितनी नीच हूँ, कितनी पतित हूँ कि खुद अपने ब्याह के लिए व्याकुल हूँ। लेकिन आप कहा ना करें तो अच्छा है। बिनती को आंसुओं का तार बंध गया था। सुधा बगल के कमरे में सब कुछ सुन रही थी। आई और चंदर से बोली, बहुत बुरी बात है चंदर। बिनती, क्यों रो रही हो रानी? बुआ का स्वभाव ही ऐसा है, उससे हमेशा अपना दिल दुखाने से क्या लाभ। और पास जाकर उसको छाती से लगाकर सुधा बोली, मेरी राज दुलारी अब रोना मत। अच्छा, हम लोग कभी मजाक नहीं करेंगे, बस अब चुप हो जाओ, रानी बिटिया की तरह जाओ, मुंह धोकर आओ। बिनती चली गई। चंदर लज्जित सा बैठा था। लो, अब तुम्हें भी रुलाई आ रही है क्या? सुधा ने बहुत दुलार से कहा, तुम उससे ससुराल का मजाक मत किया करो, बा बहुत दुखी है और बहुत कदर करती है तुम्हारी, और किसी की मजाक की बात और है, हम या तुम कहते हैं तो उसे बुरा लग जाता है। अच्छा, वो कह रही थी तुम्हारी फोटो उन लोगों ने पसंद कर ली है। चंदर ने बात बदलने के ख्याल से कहा, और क्या, कोई हमारी शक्ल तुम्हारी तरह है कि लोग नापसंद कर दें? सुधा अकड़ कर बोली, नहीं सच सच बताओ। चंदर ने पूछा। अरे जी, लापरवाही से मुंह पिचकाकर सुधा बोली, उनके पसंद करने से क्या होता है, मैं ब्याह व्याह नहीं करूंगी, तुम इस फेर में न रहना कि हमें घर से निकाल दोगे। इतने में बिनती आ गई। वह भी उदास थी। सुधा उठी और बिनती को पकड़ कर लाई और ढकेल कर चंदर के बगल में बैठा दिया। लो चंदर, अब इसे दुलार कर लो, अभी गुर्राने लगे, बिल्ली कहीं की। सुधा ने उसे हल्की सी चपत मारकर कहा। बिनती का मुंह अपनी हथेलियों में लेकर
अपने मुंह के पास लाकर आंखों में आंखें डालकर कहा, पगली कहीं की, आंसू का खजाना लुटाती फिरती है। चंदर, डॉक्टर शुक्ला ने पुकारा और चंदर उठकर चला गया। सुधा पर इन दिनों घूमना सवार था। सुबह हुई कि चप्पल पहनी और गायब। गेसु, कामनी, प्रभा, लीला, शायद ही कोई लड़की बची होगी जिसके यहाँ सुधा जाकर उधम न मचाती हो और चार सुख दुख की बातें न करती हो। बिंती को घूमना कम पसंद था। हाँ, जब कभी गेसु के यहाँ सुधा जाती तो बिंतु जरूर जाती थी। उसे सुधा की सभी मित्रों में गेसु सबसे ज्यादा पसंद थी। डॉक्टर शुक्ला के ब्यूरो में छुट्टी हो चुकी थी, पर वे भी सुधा का ब्याह तय करने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए वह बाहर नहीं गए थे। चंदर 1.5 महीने तक लगातार मेहनत करने के बाद पढ़ाई लिखाई की ओर से आराम कर रहा था और उसने निश्चित कर लिया था कि अब बरसात के पहले वह किताब छुएगा नहीं। बड़े आराम के दिन कटते थे उसके। सुबह उठकर साइकिल पर गंगा नहाने जाता था और वहाँ अक्सर ठाकुर साहब से मुलाकात हो जाती थी। डॉक्टर शुक्ला ने भी कई दफे इरादा किया कि वे गंगा जी चला करें, लेकिन एक तो उनसे दिन में काम नहीं होता था। शाम को वे घूमते थे और सुबह उठकर किताब पढ़ते थे। एक दिन सुबह लिख रहे थे कि चंदर आया और उनके पैर छूकर बोला, प्रांतीय सरकार का वह पुरस्कार कल शाम को आ गया। कौन सा? वह जो उत्तर प्रांत में माता और शिशुओं की मृत्यु संख्या पर मैंने निबंध लिखा था, उसी पर। तो क्या पदक आ गया? डॉक्टर शुक्ला ने कहा। जी। अपनी जेब में से एक मखमली डिब्बा निकालकर चंदर ने दिया। पदक बहुत सुंदर था, जगमगाता हुआ स्वर्ण पदक जिसमें प्रांतीय राजमुद्रा अंकित थी। ईश्वर तुम्हें बहुत यशस्वी करे जीवन में। डॉक्टर शुक्ला ने पदक उसकी और कमीज में अपने हाथों से लगा दिया। जाओ अंदर सुधा को दिखाओ। चंदर जाने लगा तो डॉक्टर साहब ने बुलाया, अच्छा अब सुधा की शादी का इंतजाम करना है। हमसे तो कुछ होने को रहा नहीं, तुम्ही को सब देखना होगा। और सुनो, जेठ दशहरा को लड़के का भाई और माँ देखने आ रही है और बहन भी आएगी गाँव से। अच्छा। चंदर बैठ गया कुर्सी पर और बोला, कहाँ है लड़का, क्या करता है? लड़का शाहजहांपुर में है, घर के जमींदार ये लोग। लड़का एमए है और अच्छे विचारों का है। उसने लिखा है कि सिर्फ 10 आदमी बारात में आएंगे, 1 दिन रुकेंगे, संस्कार के बाद चले जाएंगे। सिवा लड़की के गहने कपड़े और लड़के के गहने कपड़ों के और कुछ भी नहीं स्वीकार करेंगे। अच्छा, ब्राह्मणों में से ऐसा कुल नहीं मिलेगा, तभी तो सुधा की किस्मत है, वरना तुम बिंती के ससुर को तो देख ही चुके हो। अच्छा जाओ सुधा से मिलाओ। वह सुधा के कमरे में गया, सुधा थी ही नहीं। वह आंगन में गया, देखा महाराजिन खाना बना रही है और बिंती बरामदे में बुरादे की अंगीठी पर पकौड़ियाँ बना रही है। आइए, बिंती बोली। दीदी तो गई हैं गेसु को बुलाने, आज गेसु की दावत है। पीढ़े पर बैठिएगा, लीजिए। एक पीढ़ा चंदर की ओर बिंती ने खिसका दिया। चंदर बैठ गया। बिंती ने उसके हाथ में मखमली डिब्बा देखा तो पूछा, यह क्या लाए? कुछ दीदी के लिए है क्या? यह तो अंगूठी मालूम पड़ती है। अंगूठी? वह क्या दाल में मिला के खाएगी, जंगली कहीं की? उसे क्या तमीज है अंगूठी पहनने की? हमारी दीदी के लिए ऐसी बात की तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, उसे बिंती ने उसी तरह गर्दन टेढ़ी कर आंखें डुलाते हुए धमकाया। उन्हें नहीं अंगूठी पहननी आएगी तो क्या आपको आएगी? अब ब्याह में 16 श्रृंगार करेंगी। अच्छा, दीदी कैसी लगेंगी घूंघट काट के? अभी तक तो सिर खोले कचई की तरह घूमती फिरती है। तुम तो डाल ली आदत ससुराल में रहने की। चंदर ने बिंती से कहा। अरे हमारा क्या? एक गहरी सांस लेते हुए बिंती ने कहा, हम तो उसी के लिए बने थे, लेकिन सुधा दीदी को ब्याह शादी में ना फंसना पड़ता तो अच्छा था। दीदी इन सब के लिए नहीं बनी थी। आप मामा जी से कहते क्यों नहीं? चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा हुआ सोचता रहा। बिंती भी कढ़ाई में से पकौड़ियाँ निकाल कर थाली में रखने लगी। थोड़ी देर के बाद जब वह घी में पकौड़ियाँ डाल चुकी थी, तब भी वह वैसे ही गुमसुम बैठा सोच रहा था। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं बताइएगा? फिर अभी हम दीदी से कह देंगे कि बैठे बैठे सोच रहे थे। बिंती बोली। क्या तुम्हारी दीदी का डर पड़ा है? चंदर ने कहा। अपने दिल से पूछिए, हमसे नहीं बन सकते आप। बिंती ने मुस्कुरा कर कहा और उसके गालों में फूलों के कटोरे खिलाए। अच्छा, इस डिब्बे में क्या है? कुछ प्राइवेट? नहीं जी, प्राइवेट क्या होगा? और भाभी तुमसे सोने का मेडल है, मिला है मुझे एक लेख पर। और चंदर ने डिब्बा खोलकर दिखला दिया। आहा, ये तो बहुत अच्छा है, हमें दे दीजिए। बिंती बोली। क्या करेगी तू? चंदर ने हंसकर पूछा। अपने आने वाले जीजा जी के लिए कान के बूंदे बनवा लेंगे। बिंती बोली। अरे हाँ, आपको एक चीज दिखाएंगे। क्या? या नहीं बताते? देखिएगा तो उछल पड़िएगा। तो दिखाओ ना। अभी तो दीदी आ रही होंगी, दीदी के सामने नहीं दिखाएंगे। सुधा से छिपाकर हम कुछ नहीं कर सकते, यह तुम जानती हो। चंदर बोला। छिपाने की बात थोड़े ही है, देखकर तब उन्हें बता दीजिएगा। वैसे वह खुद ही सुधा दीदी से क्या छिपाते हैं। लो, सुधा दीदी आ गई। चंदर ने पीछे मुड़कर देखा। सुधा के हाथ में एक लंबा सा सरकंडा था और उसे झंडे की तरह फहराती हुई चली आ रही थी। चंदर हंस पड़ा। खिल गए दीदी को देखते ही। बिंती बोली। एक गरम पकौड़ी चंदर के ऊपर फेंक दी। अरे बड़ी शैतान हो गई हो तुम, पाजी कहीं की। चंदर बोला। सुधा चप्पल उतार कर अंदर आई, झूमती इठलाती हुई चली जा रही थी। कहो सेठ स्वार्थीमल, उसने चंदर को देखते ही कहा। सुबह हुई और पकौड़ी की महक लग गई तुम्हें? पीड़ा खींचकर उसके बगल में बैठ गई और सरकंडा चंदर के हाथ पर रखते हुए बोली। लो, यह गन्ना घर में बो देना और गडेरी खाना। अच्छा। और हाथ बढ़ाकर वह डिबिया उठा ली और
बोली, इसमें क्या है, खोले या ना खोले? अच्छा, खत तक तो हमारे बिना पूछे खोल लेती हो, इसे पूछ के खोलोगी? अरे हमने सोचा शायद इस डिबिया में पम्मी का दिल बंद हो, तुम्हारी मित्र है, शायद स्मृत चिन्ह में वही दे दिया हो। और सुधा ने डिबिया खोली तो उछल पड़ी, या तो उसी निबंध पर मिला है जिसका चार्ट तुम बनाए थे। हाँ, तब तो ये हमारा है। डिबिया अपने बच में छुपाकर सुधा बोली, तुम्हारा तो है ही, मैं अपना कब कहता हूँ, चंदर ने कहा। लगा कर देखें? और उठकर सुधा चल दी। बिनती, 2 पकौड़ी तो दे दो। और 2 पकौड़ियां लेकर खाते हुए चंदर सुधा के कमरे में गया। देखा, सुधा शीशे के सामने खड़ी है और मेडल अपनी साड़ी में लगा रही है। वह चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा। सुधा ने मेडल लगाया और क्षण भर तन कर देखती रही, फिर उसे एक हाथ से बच पर चिपका लिया और मुंह झुकाकर उसे चूम लिया। बस कर दिया ना गंदा उसे। चंदर मौका नहीं चूका और सुधा तो जैसे पानी पानी, गालों से लाज की रतनारी लपटे फूटी और एड़ी तक धंधक उठी। फौरन शीशे के पास से हट गई और बिगड़ कर बोली, चोर कहीं के, क्या देख रहे थे? बिनती इतने में तस्तरी में पकौड़ी रखकर ले आई। सुधा ने झट से मेडल उतार दिया और बोली, लो रखो सहेज कर। क्यों, पहने रहो ना? ना बाबा, पराई चीज, अभी खो जाए तो डांट भरना पड़े। और मेडल चंदर की गोद में रख दिया। बिनती ने धीमे से कहा, यह मुरली मुरलीधर की अधरा ना धरी, अधरा ना धरूंगी। चंदर और सुधा दोनों झेप गए। लो, गेसु आ गई। सुधा की जान में जान आई। चंदर ने बिनती का कान पकड़कर कहा, बहुत उल्टा सीधा बोलने लगी है। बिनती ने कान छुड़ाते हुए कहा, कोई झूठ थोड़े ही कहती हूँ। चंदर चुपचाप सुधा के कमरे में पकौड़ी खाता रहा। बगल के कमरे में सुधा, गेसु, फूल और हसरत बैठे बातें करते रहे। बिनती उन लोगों को नाश्ता देती रही। उस कमरे में नाश्ता पहुंचाकर बिनती एक गिलास में पानी लेकर चंदर के पास आई और पानी रखकर बोली, अभी हलवा ला रही हूँ, जाना मत। और पल भर में तस्तरी में हलवा रखकर ले आई। अब मैं चल रहा हूँ, चंदर ने कहा, बैठो, अभी हम एक चीज दिखाएंगे, जरा गेसु से बात कराएं। बिनती बड़े भोले स्वर में बोली, आइए हसरत मियाँ। और पल भर में नन्हे मुन्ने से 6 वर्ष के हसरत मियाँ तंजेब का कुर्ता और चूड़ीदार पैजामे पर पीले रेशम की जैकेट पहने कमरे में खरगोश की तरह उछल आए। आधा वर्ष। बड़े तमीज से उन्होंने चंदर को सलाम किया। चंदर ने उसे गोद में उठाकर पास बैठा लिया। लो हलवा खाओ हसरत। हसरत ने सिर हिला दिया और बोला, गेसु ने कहा था जाकर चंदर भाई से हमारा आदाब कहना और कुछ खाना मत, हम खाएंगे नहीं। चंदर बोला, हमारा भी नमस्ते कह देना उनसे जाकर। हसरत उठ खड़ा हुआ, हम कह आए। फिर मुड़कर बोला, आप तब तक हलवा खत्म कर देंगे। चंदर हंस पड़ा, नहीं, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, जाओ। हसरत सिर हिलाता हुआ चला गया। इतने में सुधा आई और बोली, गेसु की गजल सुनो यहाँ बैठकर। आवाज आ रही है ना? फूल भी आई है, इसलिए गेसु तुम्हारे सामने नहीं आएगी, वरना फूल अम्मी जान से शिकायत कर देगी। लेकिन वह तुमसे मिलने को बहुत इच्छुक है। अच्छा, यहीं से सुनना बैठे बैठे।